हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई शानदार मूवी जिसने हर एज ग्रुप की ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचा। आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम रॉक क्लाइंबिंग करते हुए एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम नौरा होता है और उसके साथ उसके पिता भी होते हैं जो कि उसकी इस रॉक क्लाइंबिंग में मदद कर रहे थे। ऊपर चोटी पर पहुंच जाने के बाद उसके पिता उसे सामने की पहाड़ी चोटी दिखाते हैं और बताते हैं आज भी हमारी दुनिया में ट्रोल्स है जो कि अपने आप को दुनिया और इंसानों से छिपा कर रखते हैं। नौरा कहती है कि आखिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते, तो उसके पिता कहते हैं कि अगर अपने मन की आंखों से देखोगे तो वो तुम्हें जरूर दिखाई देंगे। जब वो उस पहाड़ी को देखते हैं तो वहां से कुछ ट्रोल्स की शक्लें दिखाई पड़ती है जो कि मानो एक पल के लिए जिंदा होकर फिर से मुर्दा हो गए। जिसके बाद कहानी यहाँ से आगे जाती है। 20 साल बाद हम एक रेलवे टनल को देख पाते हैं। इस वक्त यहाँ पर सभी काम करने वाले कारीगर उसकी लंबाई को अंदर से और बड़ा कर रहे थे। इसके लिए उन्हें वहाँ बम फिट करने थे, लेकिन वहीं कुछ लोग खड़े होकर उनका विरोध कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि पहाड़ों को मत तोड़ना, उनमें जान है और वो जिंदा है। मगर ये सभी उनकी एक नहीं सुनते और जब बाहर निकलकर उनका लीडर बम का बटन दबाता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन ऐसा करने के कुछ पलों बाद मानो वहाँ कोई एक दरिंदा आ चुका था। हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था और अब तो ये वीडियो क्लिप्स शहर के कमांडर और जनरल के पास भी पहुँच चुके थे। जिसके बाद उनकी कमेटी बिठाई जाती है और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। अगेन उन वीडियो क्लिप्स को चलाया जाता है तो वह वहाँ पर वैज्ञानिक अपनी अपनी दलीलें देने लगता है। कोई कहता है कि जमीन के नीचे मेथन बन गई होगी, तो कोई कहता है कि जरूर बम के फटने जाने की वजह से जमीन में दरारें आ चुकी होगी, इसी वजह से धंस चुके होंगे। लेकिन नौरा कहती है कि यह जमीन में धंसने की निशान किसी दरार की वजह से नहीं बल्कि किसी के चलने की वजह से हुए हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि यह किसी के फुटप्रिंट्स है? मगर इस बात से सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और बताती है कि मैंने वहाँ मौजूद लोगों के मोबाइल को हैक करा है। उनमें से एक नया वीडियो सामने आया है और उस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा था कि कोई तो बड़ा दैत्य है जो कि उस टनल से निकाल कर सीधा जंगल और पहाड़ियों की तरफ ले जाया गया है और ये पैरों के निशान उसी के हैं। वहीं आगे कहानी में हम एक बूढ़ी फैमिली को देख पाते हैं। ये दोनों ही बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। इसी के साथ वहाँ की पूरी जमीन तक हिलने लग गई थी। तभी वो दोनों अपनी जान बचाकर घर के तहखाने में छिप जाते हैं और जब थोड़ी देर बाद ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरीके से साफ हो चुका था और हम व्यूवर्स को वहाँ पर भी पैरों से बने बड़े गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। जिसके बाद उस जगह पर तहकीकात करने के लिए और उसी की एक हेल्पिंग हैंड एंडियास का भेजा जाता है, जहाँ पर उनकी मुलाकात कैप्टन क्रिस से होती है। वो उन्हें बताता है कि कोई तो बड़ा जीप था जो कि समुद्र के रास्ते तक चलकर आया था, मगर पहाड़ियों तक निशान जाने के बाद में वो खत्म हो गए। आखिर वो इतना बड़ा जीप गायब कैसे हो सकता है? अब उस बड़े से पैर के निशान को देखकर नौरा समझ जाती है कि ये जरूर किसी ट्रोल का होगा, क्योंकि बचपन में उसके पिता ने उसे कहानियां सुनाई थी। हालांकि पहले तो उसे ये सारी बातें मनगढ़ंत कहानियां लगती थी, मगर पैर के निशान को देखकर वो समझ चुकी थी कि उनमें से एक ट्रोल जाग गया है। उसे अपने पिता पर पूरा यकीन था, इसीलिए वो एंड्रियास और क्रिस को लेकर अपने साथ अपने पिता के घर पहुंच जाती है। इस वक्त उसके पिता बंदूक लेकर घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन नौरा कहती है कि पापा ये मैं हूँ, मुझे केस के सिलसिले में आपसे बात करनी है। हालांकि उसके पिता भी इतने सालों से ट्रोल के ऊपर ही अपनी रिसर्च कर रहे थे कि वो इतने ज्यादा इस काम को लेकर फोकस थे कि वो अपनी पैंट तक पहनना भूल चुके थे। जिसके बाद हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दीवार पर ट्रोल से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन थी कि ये लोग कब कहाँ कैसे पाए जाते हैं, आखिर इनके जीने का राज क्या है और अब वो कहाँ चल गए हैं। नौरा के पिता ने उसके साथियों को बताया कि आज से कई साल पहले भी सेम ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। कोई बड़ा सा जीप पहाड़ियों से निकलकर कुछ दूर चलने के बाद न जाने कहाँ गायब हो गया। गवर्नमेंट ने इस बात को दबाया और आम जनता के सामने नहीं आने दिया, मगर इस बात को जानते हुए कि ट्रोल अब भी जिंदा है। हालांकि एक बार उन्होंने पब्लिक को बताने की कोशिश करी थी, मगर सभी ने उन्हें पागल समझा और वहाँ से भगा दिया।
मगर इस खबर को जान लेने के बाद तो उसके पिता पूरी तरीके से श्योर हो चुके थे कि वो बड़ा सा जीव और कोई नहीं बल्कि ट्रोल ही है। इसी के साथ वो इन लोगों को यह भी बताते हैं कि आज से करीब 1000 साल पहले ये ट्रोल यूं ही आम तौर पर घुमा करते थे और अगर कोई आम इंसान से बात करने की कोशिश करता तो उसे सजा मिलती थी। तो नोरा कहती है कि अगर ये बात सिर्फ 1000 साल पुरानी ही है तो आखिर हमें इनके अवशेष क्यों नहीं मिले। तो उसके पिता कहते हैं कि उन सभी के अवशेष है मगर उन सभी को गुप्त रखा गया है, वो कहाँ है ये मुझे पता नहीं मगर उनका वजूद जरूर है। जिसके बाद ये सभी मिलकर उस पहाड़ी की ओर जाते हैं जहाँ पर बड़े से जीव के पैरों के निशान आकर खत्म हुए थे। नोरा के पिता वहाँ के जमीन, पेड़ पौधे और पहाड़ियों को काफी ध्यान से देख रहे थे और उन्हें इस बात का यकीन था कि वो जरूर यहीं पर है। लेकिन हर जगह देखने पर और साथ ही रेडार सिस्टम में भी फाइंड आउट करने पर वो बड़ा जीव यानी कि वो ट्रोल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। एंड्रियस और क्रिस को लगता है कि उसके पिता पागल हो चुके हैं और अब तो नोरा को भी लगने लगा था कि जो चीज यहाँ पर है ही नहीं तो वो इसके बारे में पुष्टि कैसे कर सकते हैं। और तभी अचानक आसमान में बादल आना शुरू हो जाते हैं। उसी वक्त नोरा को एक अजीब सी बदबू आने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे बड़ी सी आंख खुली दिखाई पड़ती है। बेसिकली वो आंख उसी ट्रोल की थी जो कि उन पहाड़ियों में आकर सो गया था, लेकिन इन लोगों ने उसे फिर से जगा दिया। जिसके बाद इस कहानी का आता है वन ऑफ द बेस्ट सीन जहाँ पर ट्रोल खड़ा होकर उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कई सारे हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। ये सारे वीडियोस पूरी कमेटी बैठकर देखती है और अब तो उन्हें भी यकीन हो जाता है कि हाँ वो पैरों के निशान सचमुच इसी बड़े दैत्य यानी कि ट्रोल के थे। ये सभी कैसे कैसे अपनी जान बचाकर उस हेलीकॉप्टर में वापस से मिलिट्री कैंप आते हैं। नोरा का कहना था कि वो इस मिथिकल क्रीचर पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, अपनी जांच पड़ताल को और बढ़ाना चाहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है कि ये जीव आम इंसानों के लिए खतरा है। हम लोगों को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे खत्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो शहर में आकर सारी चीजों को तबाह कर देगा। हमें तुमसे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें मिल गई, तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म होता है और यहाँ से आर्मी अपना काम देखेगी। जिसके बाद तो जनरल भी उन्हें ऑर्डर दे देते हैं कि उस ट्रोल को खत्म कर दिया जाए। मगर इस मिशन पर नोरा, एंड्रियास और उसके पिता भी आना चाहते थे। क्रिस ने उन्हें काफी बार मना करा, लेकिन नोरा कहती है कि मैं जरूर कोई ना कोई तोड़ जरूर निकालूंगी ताकि इस बड़े से दैत्य का नुकसान भी ना हो और हमारे ऊपर कोई खतरा भी ना आए। उसकी बातों को मानकर क्रिस उन्हें अपने साथ आने के लिए कह देता है। जिसके बाद हम पूरी आर्मी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त घात लगाकर बैठे थे इस ट्रोल को खत्म करने के लिए। उन सभी के पास नाइट विजन कैमरा भी थे जिससे वो दूर से आते हुए ट्रोल को देख लेते हैं और अब तो कमांडर भी उन्हें परमिशन दे देता है फायर करने के लिए। वो पूरी आर्मी उसके ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ बड़े वाले बम गोली भी उस पर छोड़े जाते हैं। अब तो ट्रोल को भी उन पर गुस्सा आने लगा था। उसके हाथ जो कुछ लग रहा था वो उठाकर उसे खाने लगा। इसी के साथ वो वहाँ मौजूद बड़े बड़े टैंक्स को भी तबाह कर देता है। हर किसी को लगने लगा कि यह हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे गोले बारूद तो उस पर कुछ काम ही नहीं कर रहे। उस ट्रोल की त्वचा इतनी मजबूत थी कि उनकी गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और फाइनली हर आर्मी के सैनिक वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस ट्रोल को शांत करने के लिए नोरा के पिता उसके सामने आ जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उससे कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं। ट्रोल को भी लगता है कि हाँ ये इंसान सचमुच बात करना चाहता है। मगर इतने में ही आर्मी की पीछे से एक बंदूक की गोली आकर उसे लगती है। उन गोलियों से बचने के लिए जब वो अपना हाथ और पैर चलाता है तो गलती से उसके पिता पर वो पैर लग जाता है और वह बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। नोरा अपने पिता को बचाने के लिए उनके पास जाती है। वो उनकी जान बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि वो कुछ चंद शब्द कहकर मर जाते हैं। नोरा अपने दिमाग पर काफी जोर डालती है मगर उनकी बातें समझ नहीं आती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मिलिट्री कैंप में हम नोरा को देख पाते हैं जो कि अपने बचपन की फोटोज देख रही थी। पहले उसने अपनी माँ को खो दिया और अब अपने पिता को। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। उसके पास इस वक्त उसके पिता की कुछ पुरानी पुस्तकें भी थी। जब वो उन्हें खोल कर देखती है तो उनमें उसी ट्रोल के रिलेटेड
काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिनके अंदर शामिल थे चर्च के बाहर गिरे पत्थर, यानी चर्च में जो घंटियां बजती थी, ट्रोल को वो घंटियां कभी पसंद नहीं थी। उसी वजह से उन चर्चों को तोड़ने के लिए हमेशा से ही ट्रोल बड़े बड़े पत्थर चर्च पर फेंकते थे। नोरा इस बात को समझ गई थी कि उस ट्रोल को शहर से दूर रखने के लिए हमें बमबानी की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ घंटियां ही यह काम कर सकती है। वो प्लान जो जाकर बताती है कमांडर और जनरल को, उस पूरी टीम को भी बताती है। पहले तो कोई उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब क्रिस बताता है कि वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है, वेपन्स भी उसके सामने फेल है, तो हमें एक बार नोरा की बात जरूर माननी चाहिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं शहर के बीचों बीच उस बड़े से ट्रोल को उसी वक्त वहाँ पर उसे रोकने के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं, जिनके नीचे बड़ी बड़ी रिंगिंग बेल थी। उनकी गूंज उस ट्रोल तक पहुँच रही थी और वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। इसी वजह से वो हमला भी नहीं कर पा रहा था, वहीं पर मौजूद हेलीकॉप्टर को एक दूसरे पर फेंक कर मार रहा था। एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसके पैरों के नीचे नोरा खड़ी होती है और एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन ट्रोल उसके ऊपर वह हेलीकॉप्टर गिरने से पहले ही उसकी जान बचा लेता है। इस सीन को देखकर हम व्यूवर्स को ये तो पता लग गया था कि ट्रोल्स इंसानों को बुरा नहीं मानते और उन्हें मारना नहीं चाहते, वो तो बस अपने आप की शांति पाना चाहते, इस जगह से दूर चले जाना चाहते हैं ताकि कोई उसे परेशान ना करे। आगे कहानी में हम देखते हैं कि मिलिट्री कैंप में जितने भी बड़े जाति के लोग बैठे थे, यानी पीएम, सीएम और वहाँ के मिलिट्री के कमांडर और जनरल, ये सभी मिलकर ये तय करते हैं कि अब तो शहर पर एक बड़ा परमाणु बम गिराना होगा और इसी वजह से पूरे शहर को खाली करवाया जाता है। नोरा को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था रॉयल पैलेस और घर। नोरा समझ जाती है कि हो ना हो वो ट्रोल सीधा वहीं जाएगा, इसलिए वो अपने साथ एंड्रियास को भी ले जाती है और वो दोनों किंग पैलेस पहुंच जाते हैं, जहां पर उसे किंग का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो बताती है कि हो सकता है ट्रोल यहाँ पर हमला करे, इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके इस पैलेस को खाली करना होगा। तभी वो शख्स उन्हें बताने लगता है कि मैं तो इस बात को पहले से ही जानता हूँ। तो नोरा हड़बड़ा जाती है और वो पूछती है कि आखिर आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं, जिस पर वो शख्स बताता है कि आज से हजारों साल पहले ये कहा जाता था कि अगर किसी राज्य के किंग के ऊपर अगर दूसरा राजा अपना घर बनाए तो वो काफी ज्यादा शुभ माना जाता था। यानी कि ट्रोल पहाड़ियों का राजा था। आज से 1000 साल पहले के किंग, जिन्होंने उसके और उसके परिवार के मर जाने के बाद पहाड़ी पर अपना कैसल बना दिया। यही रीजन था कि वो आज तक काफी ज्यादा फले फूले, और इसी के साथ वो शख्स उन्हें उस ट्रोल के परिवार के सभी अवशेषों को भी दिखाता है। यह सब कुछ देखकर नोरा हैरान हो जाती है और उसे याद आती है अपनी 1000 साल पुरानी इवोल्यूशन वाली बातें। वो बाकी के अवशेष उन्हें आज तक इसलिए नहीं मिले क्योंकि पुराने राजा ने उन सभी को यहाँ दफना दिया था। इसी के साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि काफी समय पहले एक ट्रोल बच्चे को यूं ही जंगल में छोड़ दिया गया था और हो सकता है कि वही अब बड़ा होकर इस जगह का विनाश करने के लिए आया है। नोरा इस बात को समझ जाती है कि रॉयल पैलेस के लोगों ने इस सारी बातों को छुपाया कि ट्रोल नामक भी कोई बड़ा दैत्य होता है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपना राज दरबार ही दिख रहा था। उसके हाथ में एक यूवी लाइट होती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों वाली लाइट। जब वो लाइट स्केलेटन पर पड़ती है तो वो धीरे धीरे पत्थर का बनने लगता है। तो नोरा को ये बात समझ आ जाती है कि सिर्फ सूरज की किरणें ही ट्रोल को पत्थर में बदल सकती है और ये यूवी लाइट भी वही काम करती है। तो अगर बड़ी मात्रा में यूवी लाइट का इस्तेमाल किया जाए तो उस ट्रोल को रोका जा सकता है। जिसके बाद वो चीफ मिनिस्टर से एक बड़ी सी गाड़ी की डिमांड करती है और उन्हें कंकाल के अवशेषों में से एक कंकाल की खोपड़ी अपने साथ ले जाती है और दूसरी ओर कैप्टन क्रिस को कॉल कर देती है और ये कहती है कि जितना ज्यादा यूवी लाइट हो सके एक बड़े से प्लेग्राउंड में लेकर आ जाओ, मैं उस ट्रोल को सीधा वहां पर लेकर आती हूँ। और उसके बाद आता है इस कहानी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहाँ पर नोरा और एंड्रियास उस बड़ी सी खोपड़ी को लेकर अपनी कार में भाग रहे थे
और वही ट्रोल उनका पीछा कर रहा था। लेकिन सड़क इतनी ज्यादा घुमावदार थी कि उनकी रस्सी रास्ते में ही टूट जाती है और वो स्केलेटन वाली खोपड़ी रोड पर गिर जाती है, जहाँ ट्रोल आकर उसे उठाता है और देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके परिवार को इंसानों ने ही खत्म किया है। और अब तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके बाद तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर नोरा के पीछे भागता है। वहीं नोरा, जिसने ऑलरेडी कैप्टन को कॉल कर दिया था कि यूवी लाइट का इंतजाम करके रखे, तो उन्होंने सारा इंतजाम ऑलरेडी कर दिया था। और जैसे ही ट्रोल उस बड़े से मैदान के बीच में आ जाता है तो सारे सोल्जर्स मिलकर उस पर यूवी लाइट का प्रहार करते हैं और धीरे धीरे ट्रोल पत्थर में बदल जाता है। मिलिट्री कैंप में बैठे सारे नेता और अध्यक्ष इस बात से खुश होकर कि हमने उस बड़े से जीव को हरा दिया, लेकिन तभी नोरा के दिल में एक नरमी आ जाती है। उसको ये बात ध्यान थी कि जब एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर उसके सर पर गिरने वाला था तो ट्रोल ने उसे बचाया था। उसी के साथ उसके पिता ने जब उससे हमला करने से रोका तो वो रुक भी गया था। इसका मतलब ये है कि उस ट्रोल को झगड़ा नहीं करना था, ना ही वो इंसानों जाति का विनाश करना चाहता था। तो क्योंकि ना हम उसे छोड़ दें और हमेशा के लिए पहाड़ियों में चला जाए।